हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू आरपीएससी जीके बाय रविंदर। आज की जो क्लास है इसमें हम मुगल जो सल्तनत है या दिल्ली सल्तनत के साथ राजस्थान के जितने भी राजवंश हैं उनका क्या संबंध रहा है उनके यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले हम महाराणा और मुगल संबंध जो है उनकी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले का जो इतिहास है उसको भी हम बाद में देख लेंगे। तो आज है महाराणा और मुगल संबंध। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह का जो कालक्रम था वो 1537 से 1572 रहता है। इनके जो पुत्र थे वो दो थे, एक था महाराणा प्रताप और दूसरा था जगमाल। एक तो महाराणा प्रताप, दूसरा जगमाल। तो देखो कहानी कुछ इस प्रकार से है। जगमाल जो था वो भटियाणी रानी धीर भाई के प्रभाव से उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया जाता है और किशनदास सैलुम्बर, राणा देवगढ़, सांगा देवगढ़ के सहयोग से, मतलब एक तो इसके प्रभाव में आके, किसके प्रभाव में आकर, जो धीरबाई जो महारानी है इसके प्रभाव में आकर उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और इसके सहयोगी कौन थे? किशनदास सैलुम्बर और सांगा देवगढ़ वाले, इनके सहयोग से ये मेवाड़ का शासक बन जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं अक्षयराज जालोर और राम सिंह ग्वालियर द्वारा जगमाल का विरोध होता है। मतलब जो जालोर के हैं अक्षयराज और राम सिंह जो ग्वालियर के हैं उनके द्वारा जगमाल के जो शासक बनते हैं इस पे क्या होता है? विरोध होता है। इसलिए गोगुंदा में महादेव बावड़ी राणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया गया। तो पूरी जगह देखो, एग्जैक्ट लोकेशन बता दी है। गोगुंदा में महादेव बावड़ी में राणा प्रताप का 32 वर्ष की उम्र में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया गया। इस पर जगमाल अप्रसन्न होकर अकबर की शरण में चला गया। जगमाल क्या हो गया? इससे अप्रसन्न हो गया, अकबर के शरण में चला गया, जहां उसे जहाजपुर की जागीरी प्रदान की गई थी। इसके बाद में 1581 में आधा सिरोही की जागीर प्रदान की गई। 1581 में आधी सिरोही जो है इसकी जागीरी प्रदान कर दी। और इसमें आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात चली है, 1583 में दत्तानी के युद्ध में जगमाल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। प्रताप ने मेवाड़ पर 1572 से लेकर 1597 तक 25 वर्ष तक क्या किया? शासन किया। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है 1583 दत्तानी का युद्ध जिसमें जगमाल की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में देखते हैं महाराणा प्रताप। देखो महाराणा प्रताप के बारे में क्या क्या है। जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के बादल महल में। ये जो डेट है बच्चों, ये किसके अनुसार है? मूणोत नैणसी के अनुसार। इनके पिता थे उदय सिंह, माता जयवंता बाई। माता कौन थी? जयवंता बाई। और देखो ये स्कूल लेक्चरर में पूछा गया था लास्ट ईयर कि महाराणा प्रताप का जो बचपन का जो नाम था वो था कीका। इनकी जो पत्नी थी वो थी अजबदे। माता जयवंता बाई माता है, पत्नी अजबदे है। पत्नी कौन है? अजबदे है। तो देखो इसके बाद में इनका राज्याभिषेक हुआ 28 फरवरी 1572 को। देखो फरवरी का लास्ट डेट को हुआ था, वरना 1 मार्च 1572 आता फिर, है ना। 28 फरवरी 1572 को कहाँ हुआ? गोगुंदा में हुआ। कुछ समय बाद प्रताप जो है कुंभलगढ़ चला गया, जहाँ राज्याभिषेक का क्या हुआ? उत्सव मनाया गया। इसके बाद में प्रताप के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें अपन पढ़ते हैं कि अकबर द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए प्रताप को मनाने के लिए। तो देखो इसके एक बार मैं ट्रिक बता देता हूँ। जमा भट्टो बिठा दियो। तो देखो सॉरी जमा, देखो यहाँ से देखो जय, ये मान, माँ, भय और टो, यहाँ से मैंने ऐसे जमा भट्टो बिठा दियो। तो सबसे पहले 1572 में जलाल खान कोरची जाता है। उसके बाद में आमेर के जो मानसिंह कछवाहा है जून 1573 में जाते हैं। उसके बाद में भगवंत दास जाते हैं अक्टूबर 1573 में। और उसके 2 महीने बाद में फिर 1573 में टोडरमल जाते हैं महाराणा प्रताप को समझाने, लेकिन इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं। अकबर द्वारा भेजे गए 4 शिष्टमंडल जो है असफल रहे। देखो एक बार फिर से बता देते हैं। 1572 जलाल खां कोरची, मानसिंह कछवाहा जून 1573, भगवंत दास अक्टूबर 1573 और टोडरमल दिसंबर 1573। ये डेट आपको याद रखनी है। और ये 4 शिष्टमंडल कौन है? सबसे पहले जमा, जय, माँ, भट्टो। तो जलाल खान कोरची, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, तो ये 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। अब देखो एक एक करके आगे का इतिहास देखते हैं क्या कहता है। देखो सबसे पहले बात आती है हल्दी घाटी युद्ध।
28 जून 1576, डेट बहुत काम की है। 28 जून 1576, 28 जून 1576, 28 जून 1576, 4-5 बोलोगे तो याद हो जाएगा ना। हल्दी घाटी का जो युद्ध है इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा, बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध, कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली या हाथियों का युद्ध कहा। देखो, अबुल फजल खमनोर, बदायूनी द से द, बदायूनी में द आ रहा है, इसमें गोगुंदा, बदा गोगुंदा, बदायूनी गोगुंदा, अबुल फजर। अब इसमें कौन सी ट्रिक लगाएं बताओ? अबुल खमनोर, खमनोर, अबुल फजर, फजल। हाँ, मेवाड़ की थर्मोपोली, देखो थर्मोपोली इंग्लिश वर्ड है तो कर्नल जेम्स टोड, इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। तो देखो अबुल फजल का ध्यान रखना, खमनोर। बाकी गोगुंदा द से द, बदायूनी, मेवाड़ की थर्मोपोली, कर्नल जेम्स टोड। अब देखो इसके आगे देखते हैं कि अकबर मार्च 1576 में अजमेर आता है। यहाँ से मान सिंह के नेतृत्व में शाही सेना को प्रताप पर आक्रमण करने के लिए 1576 में मांडलगढ़ की ओर क्या करता है, रवाना करता है। मान सिंह मांडलगढ़ में 2 माह तक रहा। मान सिंह मांडलगढ़ में कितने दिनों तक रहा? 2 माह तक रहा। अब देखो इसमें मान सिंह के सहयोगी कौन से हैं? सैयद अहमद, सैयद हाशिम, जगन्नाथ कछवाहा, राव लूणकरण, आसफ खां, बदायूनी और माधो सिंह। देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं नाम। देखो सहयोगी कौन कौन से हैं मान सिंह के? सैयद अहमद, सैयद हाशिम, जगन्नाथ कछवाहा, राव लूणकरण, आसफ खां, बदायूनी और माधो सिंह। लास्ट बार सैयद अहमद, सैयद हामिश, जगन्नाथ कछवाहा, राव लूणकरण, आसफ खां, बदायूनी और माधो सिंह, ये मान सिंह के सहयोगी थे। इसके बाद में देखो मान सिंह मांडलगढ़ से कहाँ गया? मैं मोलेला गांव, खमनोर के निकट। उसके बाद में बादशाही जो बाग है ना उसमें अपना डेरा डाला। मान सिंह मांडलगढ़ से मोलेला गया, मोलेला जो खमनोर के निकट है, वहाँ से क्या किया? सॉरी हाँ, वहाँ से क्या किया? मांडलगढ़ से मोलेला गया, मोलेला जो खमनोर के निकट है। उसके बाद बादशाही बाग में क्या किया? डेरा डाला। इसके बाद में अपन देखते हैं कि प्रताप ने अपनी सेना का विभाजन पारंपरिक पद्धति से हरावल, चंदावल, वाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व में किया। स्थानीय विशेषज्ञों को ध्यान में रखते हुए किया गया। मतलब जो अपनी जो सेना है ना उसको पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जो मेथड चलते आ रहे थे उसी हिसाब से डिवाइड किया। हरावल, चंदावल, वाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया। राणा प्रताप के जो मंत्री हैं भामाशाह, उसके भाई ताराचंद, उनके भाई ताराचंद थे। मतलब भामाशाह के भाई कौन थे? ताराचंद थे। चंद्रावल में अब देखो किसको नियुक्त किया गया? राणा प्रताप के मंत्री कौन थे? महाराणा प्रताप के मंत्री कौन थे? जो भामाशाह के भाई थे ताराचंद। ताराचंद जो थे क्या थे? मंत्री थे। ध्यान रखना इस बात का ना। चंदावल में पानखा का पूंजा, देखो चंदावल में पूंजा तथा सहयोगी के रूप में पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ, रामचंद्र मेहता और चारण केराव जैसा थे। देखो सबसे पहले अपन चंद्रावल जो सेना है उसमें कौन कौन थे? एक तो पूंजा, पानखा के पूंजा, और तथा इसके सहयोगी के रूप में पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ, रामचंद्र मेहता, चारण केराव और जैसा थे। इसके बाद में वाम पार्श्व की बात करें तो इसका जो नेतृत्व है मान सिंह झाला। मैं से मान सिंह, वाम पार्श्व का जो नेतृत्व है मान सिंह झाला। इसके सहयोगी बड़ी सादरी का झाला बीदा और जालोर का मान सिंह सोनगरा था। तो वाम से मान सिंह और इसके सहयोगी झाला बीदा और जालोर का शासक मान सिंह सोनगरा थे। इसके बाद में देखते हैं ग्वालियर के शासक रामशाह दक्षिण पार्श्व में अपने सहयोगी के साथ था। ग्वालियर का जो शासक था वो किधर था? दक्षिण पार्श्व में था, रामशाह। ग्वालियर का शासक कौन था? रामशाह। और वो कौन सी दक्षिण पार्श्व टुकड़ी में था? अब देखो सबसे महत्वपूर्ण हरावल सेना का जो नेतृत्व है वो कौन था? हाकिम खां सूर। उसके सहयोगी मेवाड़ में चुने हुए, उसके जो सहयोगी जो थे वो मेवाड़ के चुने हुए सामंत थे, जिसमें सलुम्बर का चुंडावत कृष्णदास, भीम सिंह, सांगा जो था देवगढ़ का, और बदनौर का रामदास इसमें मुख्य थे। तो आपको ध्यान रखना है हरावल सेना नेतृत्व हाकिम का सूर और उसके सहयोगी सामंत थे सलुम्बर का चुंडावत कृष्णदास, भीम सिंह, सांगा देवगढ़ का और बदनौर का रामदास इसके मुख्य थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ की सेना के साथ गोगुंदा से रवाना होते हैं। महाराणा जो प्रताप है मेवाड़ी जो सेना उसके साथ गोगुंदा के लिए रवाना हुए और खमनोर में, देखो थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं ना, खमनोर से 10 मील दूर
लोसिंगा गांव, देखो कहाँ पे डेरा डाला ये ध्यान रखना है, लोसिंगा गांव में क्या कर दिया, डेरा डाला। इसके बाद में प्रताप ने किसानों को पहाड़ी क्षेत्रों में भेज दिया। प्रताप ने क्या किया, किसानों को पहाड़ी क्षेत्रों में भेज दिया तथा जोशी पन्नों के नेतृत्व में एक टुकड़ी हल्दी घाटी के नाके पर तैनात कर दी। किसानों को तो पहाड़ी क्षेत्रों में भेज दिया और जोशी पन्नों के नेतृत्व में एक टुकड़ी हल्दी घाटी के नाके पर क्या कर दी, तैनात कर दी। इसके बाद में देखते हैं, जब महाराणा को दुर्सा पूर्विया तथा नेता सिसोदिया ने यह सूचना दी कि शत्रु सेना बनास के तट पर आ गई है। जब महाराणा को दुर्सा पूर्विया, देखो सूचना कौन दे रहा है, दुर्सा पूर्विया तथा नेता सिसोदिया ने यह सूचना दी कि शत्रु जो सेना है जो मानसिंह लेके आ रहा है बनास के तट पर आ गई है। प्रताप अपनी सेना को हल्दी घाटी के नाके के दूसरी ओर अपनी सेना को ले आया। देखो बेसिक बातें हैं। मानसिंह सेना की मुख्य अग्रिम पंक्ति का जो संचालन था, मानसिंह की जो सेना थी उसकी मुख्य अग्रिम पंक्ति का जो संचालक था आसम खान और जगन्नाथ कछवाहा कर रहे थे। जो सबसे फर्स्ट रो थी ना, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, आसम खान और जगन्नाथ कछवाहा। इसके बाद में देखो दक्षिण पार्श्व जो है उसका जो नेतृत्व है दक्षिण से सैयद अहमद खां, दक्षिण से सैयद अहमद खां। वाम पार्श्व का नेतृत्व गाजी खां बख्शी लूणकरण। आरक्षित सेना का नेतृत्व जो है, इसके बाद में आरक्षित सेना का जो नेतृत्व है माधो सिंह कर रहा था और चंद्रावल सेना का जो नेतृत्व है मेहतर खां कर रहे थे। चंद्रावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मेहतर खां कर रहे थे। इस युद्ध में शाही सेना के साथ प्रमुख इतिहासकार, इस युद्ध में क्या हुआ, शाही सेना के साथ प्रमुख जो इतिहासकार हैं बदायूनी भी उपस्थित थे। जो मुगलों की जो शाही सेना थी उसके साथ कौन साथ में आया था, बदायूनी। 18 जून 1573 को प्रातः युद्ध, देखो 18 जून 1553, डेट ध्यान रखनी है हल्दी घाटी की। प्रातः युद्ध शुरू हुआ, पहली बार आक्रमण था, पहला वार इतना आक्रामक था कि मुगल सैनिकों में भगदड़ मच गई। मतलब महाराणा प्रताप की तरफ से पहला वार इतना घातक था या इतना आक्रामक था कि मुगल सेना में क्या मच गई, भगदड़ मच गई। अब देखो इसी देखते हैं। इसी समय शाही सेना के चंद्रावल भाग से मेहतर खां ने सेना से यह उद्घोषणा कर दी कि बादशाह खुद युद्ध में आ रहे हैं। इस पर सेना में साहस जुटा और वापस इकट्ठी हो गई। तो देखो किसने घोषणा कर दी, मेहतर खां ने घोषणा कर दी कि बादशाह खुद आ रहे हैं, इसलिए सेना में दोबारा से उनमें जोश लौट आया। इसका बहुत फर्क पड़ता है ना। इधर महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार थे ने मानसिंह जो मर्दाना हाथी पर सवार थे। मानसिंह कहाँ बैठा था, मर्दाना हाथी। मानसिंह का हाथी का क्या नाम था, मर्दाना, पर सवार था, आक्रमण कर दिया। राणा प्रताप के घोड़े चेतक ने अपने दोनों पैर मर्दाना के मस्तिष्क पर टिका दिए। राणा प्रताप के घोड़ा जो चेतक था इसने अपने दोनों जो पैर है मर्दाना जो हाथी है मानसिंह के, इसके मस्तिष्क पर टिका दिए और राणा प्रताप ने भाले से मानसिंह पर आक्रमण किया। राणा प्रताप ने क्या किया, भाले से क्या किया, मानसिंह पर आक्रमण किया। इसी समय मानसिंह के हाथों की सूंड से, इसी समय मानसिंह के हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक के पैर पर चोट लग गई। हाँ जी, उसी को पीछे जो वीडियो है उसी को अपन आगे करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि राणा प्रताप के घोड़े चेतक ने अपने दोनों पैरों पर मर्दाना के मस्तिष्क पर टिका दिए। राणा प्रताप ने, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, तो राणा प्रताप के घोड़े चेतक ने क्या किया, अपने दोनों पैर हैं वो क्या कर दिए, मर्दाना जो हाथी है मानसिंह के उसके मस्तिष्क पर टिका दिए। और क्या हुआ उसके बाद में, राणा प्रताप ने भाले से मानसिंह पर आक्रमण किया और मानसिंह बच गया। मतलब राणा प्रताप ने मानसिंह पर आक्रमण किया लेकिन मानसिंह बचा। इसी समय हाथी के सूंड में बंधी जो तलवार से चेतक के पैर पर चोट लग गई जिससे वह घायल हो गया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए और जब प्रताप मैदान से बाहर जा रहे थे तो दो मुगल सैनिकों ने उनका क्या किया, पीछा किया। प्रताप का जीवन संकट में देखकर प्रताप के जो भाई हैं शक्ति सिंह द्वारा उनका पीछा किया गया और उनकी हत्या कर दी। मतलब जो मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे थे उसका पीछा किसने किया, प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने।
और उनकी मुगल सैनिकों की क्या कर दी, हत्या कर दी। हालांकि ये शक्ति सिंह मुगलों की तरफ से ही लड़ रहा था। महाराणा प्रताप की मुसीबत में देखकर झाला बीदा ने प्रताप का छत्र धारण किया और वीरगति को प्राप्त हो गया। मतलब झाला बीदा ने एक हिसाब से महाराणा प्रताप का जीवन बचाया है। उदय नाला के पास चेतक की मृत्यु हो गई। ये उदय नाला, चेतक की मृत्यु हो गई। और ये उदय नाला कहाँ पे है, देखो बलीचा, उदय नाला के राजसमंद में चेतक की क्या है, समाधि है। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा जो है प्रताप को दे दिया और एक हिसाब से जो मुगल सैनिकों से भी प्रताप की रक्षा की। प्रताप युद्ध के बाद कोलियारी जो गांव है वहाँ पे मायरा की जो गुफाएं हैं में अपना और घायल सैनिकों का क्या करता है, इलाज करवाया। देखो इसके बाद में देखते हैं अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा एक रचित ग्रंथ है मुंतखाब उल तवारिक में हल्दी घाटी जो युद्ध है उसका बिल्कुल आंखों देखो आपको लाइव टेलीकास्ट मिल जाएगा। किसमें, मुंतखाब उल तवारिक। लेखक कौन है, बदायूनी। देखो अब हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ इसमें कौन कौन हताहत हुए, रामशाह और उसके 3 पुत्र। कौन कौन से 3 पुत्र, शालीवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। दूसरा है रामदास, तीसरा है मान सिंह सोनगरा और चौथा है झाला बीदा जिसने मेवाड़ मुकुट को धारण किया। तो ये कौन कौन है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। राम सिंह और उनके 3 पुत्र शालीवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। दूसरा है रामदास, तीसरा है मान सिंह सोनगरा और चौथा है झाला बीदा। देखो युद्ध के हाथी, युद्ध में कौन कौन से हाथी थे, राम प्रसाद, ये महाराणा प्रताप का मुख्य हाथी था और जिसको अकबर ने इसका नाम क्या रखा लेने के बाद में, पीर प्रसाद। दूसरा है लूणा, ये भी महाराणा प्रताप का हाथी है। अब बाकी सारे हाथी किसके हैं, अकबर के। मर्दाना जिस पे मान सिंह बैठ के आया था, हवाई, गजमुक्ता और रनमदार। मर्दाना, हवाई, गजमुक्ता और रनमदार ये सब मुगलों के, अकबर के हाथी हैं। केवल आपको राम प्रसाद प्लस लूणा 2 ही हाथियों को नाम याद रखने जो राणा प्रताप के थे ना। इस युद्ध में अकबर को क्या हुआ, मनोवांछित सफलता नहीं मिली। मतलब जैसा वो सोच के आया था वैसा न, तो उसने नाराज होकर मान सिंह व आसफ खां को दरबार में आने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि आप आओ ही नहीं। हल्दी घाटी के पश्चात मुगल जो अभियान है, हल्दी घाटी के पश्चात मुगल अभियान कौन कौन से हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाकर मुगलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद क्या होता है, प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बना लिया और मुगलों पर लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर अकबर ने 1577 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। देखो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, देखो सारी बातें इंपॉर्टेंट वैसे तो। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, उसमें प्रताप ने अपना सेंटर बना लिया कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ को सेंटर बनाकर उसने मुगलों पर लगातार हमले किए। अब देखो इससे नाराज होकर अकबर दुखी हो गया, बोले यार ये तो गड़बड़ कर रहा है। अकबर ने 1577 में शाहबाज खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ भेज दी, बोले अब तू ही निपटेगा। तो 1577 में आया। शहबाज खां ने 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया और उसे अपना अधिकार कर लिया। कुंभलगढ़ ही छीन लिया इससे ना। किले की रक्षा करते हुए राव भाण सोनगरा लड़ते हुए क्या होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद में वर्ष 1579 में शाहबाज ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। शाहबाज ने क्या किया, मेवाड़ पे। फिर देखो नेक्स्ट ईयर कर रहा है 1578 1579 मेवाड़ पे पुनः अटैक किया, लेकिन फिर असफल रहा। मई 1580 में शहबाज खां मेवाड़ छोड़कर चला गया। तब राणा पुनः मेवाड़ पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। 80 में दुखी होकर शहबाज खां मेवाड़ छोड़कर ही चला गया। इसके बाद में क्या होता है, 1580 में अकबर ने किसको, अब्दुल रहीम खान खाना को क्या बनाया, अजमेर का गवर्नर बना दिया और मेवाड़ अभियान का काम भी सौंप दिया। बोले तू ही सुलटेगा अब उसको, महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप के जो पुत्र अमर सिंह ने क्या किया, शेरपुर एक जगह का नाम है, के मुगल शिविर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर अब्दुल रहीम जो खान खाना है कि परिवार की जो महिलाओं को क्या लिया, पकड़ लिया। और इसकी जो सूचना जब प्रताप को मिली तो उसने अमर सिंह को आदेश दिया कि खान खाना के जो परिवार है उसको समान मिर्जा के स्थान पर पहुंचा दे, मतलब उसके अपने निवास स्थान पर पहुंचा दो। इसके बाद में दूसरा जो युद्ध होता है बच्चों, वो होता है दिवेर का युद्ध।
या जिसे दिवेर का युद्ध। अब देखो, दिवेर का युद्ध या मेवाड़ का मैराथन, अक्टूबर 1582, दिवेर अक्टूबर 1582, वो था 18 जून 1576। ये हल्दी घाटी, देखो एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, हल्दी घाटी, हाँ 18 जून 1576, बिल्कुल सही है। अब हम दिवेर के युद्ध की बात करेंगे। कौन से युद्ध की बात करेंगे? दिवेर का युद्ध। तो देखो, अक्टूबर 1582 में ये युद्ध हुआ। यहाँ पर सूबेदार सुल्तान खां, यहाँ का जो सूबेदार था वह सुल्तान खां था। सुल्तान खां व अमर सिंह के बीच में क्या हुआ? भीषण संघर्ष हुआ। सुल्तान खां और अमर सिंह के बीच में भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें क्या होता है? सुल्तान खां पराजित होता है। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को प्रताप का गौरव का प्रतीक माना है। मतलब प्रताप के लिए गौरव की बात थी, जिसने दिवेर का जो युद्ध है बहुत भयंकर तरीके से जीता है। इसके बाद दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ भेजी गई। जगन्नाथ कछवाहा को भी सफलता नहीं मिली, अपितु उसका मांडलगढ़ में मृत्यु और हो गई। जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु क्या हो गई? मांडलगढ़ में हो गई। 1584 में भेजा था, किसको भेजा था? जगन्नाथ कछवाहा को। लेकिन जगन्नाथ जो कछवाहा है उसकी मृत्यु कहाँ पे हो जाती है? मांडलगढ़ में। इसके बाद में 1585 की बात करते हैं। 1585 में प्रताप ने चावंड को अपनी आपातकालीन नई राजधानी बनाया। प्रताप ने चावंड को अपनी आपातकालीन नई राजधानी बनाया 1585 में। देखो इंपॉर्टेंट डेट भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर प्रताप ने अनेक महल, चामुंडा मंदिर का निर्माण कराया, अनेक महल बनवाए और चामुंडा मंदिर का निर्माण कराया। 19 जनवरी 1597, 19 जनवरी 1597, 57 वर्ष की आयु में प्रताप की मृत्यु हो गई। 19 जनवरी 1597 को 57 जो वर्ष है, 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसमें बाद प्रताप का बांडोली नामक स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया, जहां 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। प्रताप का यहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ बांडोली नामक स्थान पर, जहाँ पे कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। इसके बाद में देखते हैं पूंजा भील। पूंजा भील के नेतृत्व में, पूंजा भील के नेतृत्व में देखो पूंजा भील के बारे में देखो। सबसे पहले पूंजा भील के नेतृत्व में पहाड़ी सैन्य टुकड़ी का क्या किया? गठन किया गया। पूंजा भील के नेतृत्व में पहाड़ी सैन्य टुकड़ी का गठन किया गया। अब देखो भामाशाह से भेंट, भामाशाह से भेंट के बारे में देखो। 1580 में चूलिया ग्राम में महाराणा प्रताप की भामाशाह से मुलाकात होती है। कहाँ पे मुलाकात होती है? चूलिया ग्राम में। कब होती है? 1580 में। भामाशाह ने अपनी निजी संपत्ति से 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से आर्थिक सहायता की। किसकी की? महाराणा प्रताप की। भामाशाह को दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक कहा। एक राणा हमीर को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है और भामाशाह को भी दानवीर या मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसके बाद में राणा प्रताप के दरबार में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राणा प्रताप के जो दरबार में जो विद्वान था, कौन था? चक्रपाणी मिश्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राणा प्रताप के दरबार में चक्रपाणी मिश्र नामक विद्वान थे। चक्रपाणी मिश्र ने देखो कौन कौन से ग्रंथ लिखे? राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्त माला, विश्व वल्लभ की रचना की। राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ। राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ किसने रचना की? चक्रपाणी ने। एक बार फिर से देख लेते हैं। चक्रपाणी ने राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्त माला, विश्व वल्लभ की क्या की? रचना की। तो देखो अन्य कुछ तथ्य फैक्ट हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद में देखो प्रताप के राज्याभिषेक के दिन होली का त्यौहार था। प्रताप का जिस दिन राज्याभिषेक हुआ उस दिन होली का त्यौहार था। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने प्रताप के संघर्ष में जीवन पर प्रकाश डालने के लिए राजपूत जीवन संध्या
नामक उपन्यास लिखा। किसने लिखा? आर.सी. मजूमदार ने। विख्यात क्रांतिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी ने राज सिंह उपन्यास और मेवाड़ के दो शक्तिशाली महाराणा नामक से ग्रंथ लिखा। एक तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा? राज सिंह उपन्यास तथा मेवाड़ के दो शक्तिशाली महाराणा नाम से ग्रंथ लिखा। अब देखो, प्रतापकालीन एक अन्य रचना गोरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई। इसके जो लेखक हैं जैन मुनि हेमरतन सूरी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ना। प्रताप के काल में एक रचना हुई कि जिसका नाम क्या है? गोरा बादल पद्मिनी चरित्र। गोरा बादल पद्मिनी चरित्र। इसका लेखक कौन था? जैन मुनि हेमरतन सूरी। प्रताप के द्वारा निर्माण कराए गए स्थापत्य स्मारकों में बदराना नामक स्थान पर हरिहर का मंदिर प्रमुख है। प्रताप के द्वारा निर्माण कराए गए स्थापत्य स्मारकों में बदराना जो नामक स्थान है उस पर किसका मंदिर प्रमुख है? हरिहर का मंदिर प्रमुख है। इसके बाद में देखते हैं अमर सिंह के काल में 1614 ईस्वी में। अमर सिंह के काल कब है? 1614 ईस्वी में। अमर सिंह के काल में 1614 ईस्वी में लगभग 28 वर्षों तक चावंड जो है मेवाड़ की राजधानी रही। चावंड क्या थी? 28 साल तक अमर सिंह के काल 1614 तक। देखो कब तक रहती है? 1614 तक मेवाड़ राज्य की राजधानी रहती है। तो 1614 आपको विशेष ध्यान रखना है। 28 साल रहती है राजधानी। तो आज के लिए इसमें इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिल्ली सल्तनत और राजस्थान के जो जितने भी राजवंश हैं उनका क्या संबंध रहा, उसी सीरीज में आज हम संबंध देखेंगे। राव चंद्रसेन और मुगल संबंध, मतलब राव चंद्रसेन का मुगलों से क्या संबंध था। इसके पहले अपन बात करते हैं राव मालदेव। इसका जो शासनकाल रहता है 1532 से 1562 में। इसके 3 बेटे होते हैं, राव चंद्रसेन, दूसरा होता है मोटा राजा उदय सिंह और तीसरा होता है राम। चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह और राम। तो देखो जी, चंद्रसेन जो है स्वरूप दे के कहने पर मालदेव ने चंद्रसेन को क्या किया? मेवाड़ का युवराज नियुक्त किया। जबकि जो चंद्रसेन था ना उम्र में तीसरे नंबर पे था, सबसे छोटा था। मालदेव की मृत्यु के बाद में 1562 ईस्वी में चंद्रसेन क्या होता है? जोधपुर की गद्दी पर बैठता है, जोधपुर का शासक बनता है। इससे नाराज होकर उदय सिंह और राम द्वारा चंद्रसेन का विरोध कर दिया गया। चंद्रसेन द्वारा नाडोल का युद्ध, देखो ध्यान से रखेंगे, राम को पराजित कर दिया गया। मतलब इसका जो भाई था राम, उसको चंद्रसेन ने नाडोल के युद्ध में पराजित किया। राम पराजित होकर अजमेर के मुगल सूबेदार हुसैन खां कुली की शरण में चला जाता है। तो राम भी नाडोल के युद्ध में जैसे ही चंद्रसेन से पराजित होता है, तो पराजित होकर अजमेर के मुगल जो सूबेदार है हुसैन खां हुसैन कुली खां की शरण में चला जाता है। मुगल सूबेदार द्वारा चंद्रसेन व राम के मध्य क्या है? समझौता कराया जाता है। और क्या होता है? सोजत का जो परगना है वो राम को प्रदान कर दिया जाता है। तो राम इससे असंतुष्ट होकर अकबर की शरण में चला गया। मतलब मेरे को तो सोजत के परगने से काम नहीं चलेगा, मेरे को तो पूरा जोधपुरी चाहिए, मारवाड़ी चाहिए। लोहावट का युद्ध। तो देखो लोहावट का जो युद्ध है राम से निपटने के बाद में उदय सिंह और चंद्रसेन के मध्य हुआ। चंद्रसेन द्वारा उदय सिंह पर हमला किया गया, जिसके फलस्वरूप वह घोड़े से गिर गया। चंद्रसेन ने किस पे हमला किया? उदय सिंह पे हमला किया, जिसके फलस्वरूप वह घोड़े से गिर गया। उदय सिंह को घटना स्थल से बाहर ले जाया गया। उदय सिंह को किसी तरीके से घटना स्थल से बाहर ले जाया गया। इसके बाद में
अकबर का अधिकार जोधपुर पे अकबर का अधिकार हो जाता है 1564 में। हुसैन खां कुली की अध्यक्षता में एक फौज द्वारा जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में एक फौज के द्वारा जोधपुर पर क्या कर लिया जाता है? अपना अधिकार कर लिया। विवश होकर चंद्रसेन जो है भद्राजून किले की तरफ चला गया। विवश होकर चंद्रसेन कहाँ चला गया? भद्राजून किले की ओर चला गया। इसके बाद में 1570 में नागौर दरबार का आयोजन होता है। नागौर दरबार जैसलमेर के हर्राय, बीकानेर के कल्याणमढ़, कोटा के दुर्जनशाल, राम व मोटा राजा उदय सिंह द्वारा नागौर दरबार में भाग लिया गया। कौन कौन भाग ले रहा है? जैसलमेर से हर्राय, बीकानेर से कल्याणमल, कोटा से दुर्जनशाल और इनके दोनों भाई राम और मोटा राजा उदय सिंह नागौर दरबार में इन्होंने भाग लिया। भद्राजून से राव चंद्रसेन नागौर दरबार में भाग लेने के लिए आता है, लेकिन अपने भाइयों को दरबार में पाकर वापस चला जाता है। 1570 नागौर दरबार के समय मारवाड़ के इलाकों में दुष्काल पड़ा, मतलब अकाल पड़ा कहने का मतलब अकाल ग्रस्त से राहत दिलाने के लिए, अकाल पड़ा दुष्काल नहीं, अकाल ग्रस्त से राहत दिलाने के लिए उसने अपनी सैनिकों से एक तालाब खुदवाया जिसका नाम क्या था? शुक्र तालाब। ये अकबर ने अजमेर दरबार के समय खुदवाया शुक्र तालाब। 1571 ईस्वी में चंद्रसेन भद्राजून का परित्याग कर सिवाना चला गया। 1571 में चंद्रसेन भद्राजून से कहाँ चला गया? सिवाना चला गया। 1575 में क्या होता है? जलाल खां के नेतृत्व में सिवाना की ओर एक बड़ी सेना भेजी जिसमें सैयद अहमद हाशिम शामिल थे। जिसमें कौन शामिल थे? सैयद हाशिम शामिल थे। सिवाना की तरफ सेना भेजी अकबर ने, जिसमें कौन शामिल थे? सैयद अहमद, सैयद हामिद शामिल थे। इस आक्रमण में क्या होता है? जलाल खां 1575 में जलाल खां के नेतृत्व में सिवाना की ओर सेना बढ़ी जिसमें सैयद अहमद खां शामिल थे। अब देखो जो जिसके नेतृत्व में भेजी ना जलाल खां, वो इस आक्रमण में क्या गया? मारा गया। अकबर ने शहबाज खां को भेजा और उसने शीघ्र देवकोर तथा दुनाड़ा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अकबर ने जैसे ही जलाल खां मारा गया तो जलाल खां के मरने के तुरंत बाद शहबाज खां को भेजा और शीघ्र ही देवकोर और दुनाड़ा पर क्या कर लिया? जलाल खां ने अधिकार कर लिया। 1575 में सिवाना दुर्ग पर अकबर का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। अब सिवाना को भी नहीं छोड़ा ना। जो सिवाना जो दुर्ग है ये मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। सिवाना हाथ से निकलने के बाद 1575 में जैसलमेर के रावल हर्राय ने पोखरण पर आक्रमण कर दिया। सिवाना हारने के उपरांत चंद्रसेन डूंगरपुर की ओर चला गया। तो इसके बाद में क्या होता है? चंद्रसेन डूंगरपुर की ओर चला जाता है और इसके बाद में कुछ समय बाद चंद्रसेन ने सेना को पुनः संगठित किया। कुछ समय बाद चंद्रसेन ने क्या किया? सेना को पुनः संगठित किया और 1580 को सोजत पर हमला किया। 1580 को क्या किया? सोजत पर हमला कर दिया और सोजत पर अधिकार कर उसने सारण की पहाड़ियों पाली में सचियाय नामक स्थान पर 1580 में सोजत पर हमला हो गया और सोजत पर अधिकार कर उसने सारण की जो पहाड़ियाँ हैं पाली में सचियाय नामक स्थान पर 1581 में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखो दोबारा देखते हैं इस बात को। 1580 में सोजत पर हमला होता है। सोजत पर अधिकार करने उसने सारण की पहाड़ियों पाली में सचियाय नामक स्थान पर 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। तो देखो यहीं पर चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है। यहीं पे किसकी समाधि बनी हुई है? चंद्रसेन की समाधि बनी है। राव चंद्रसेन अकबर कालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक था। मतलब अकबर के काल में प्रथम जो स्वतंत्र प्रकृति का जो शासक था वो था राव चंद्रसेन।
इसके बाद में देखो चंद्रसेन के बारे में एक फेमस कहावत है कि वो मारवाड़ का भूला बिसरा नायक है। मतलब इसका नाम जो इतिहास, जितना इतने साहसिक काम किया उतना इसको इतिहास में नाम नहीं हुआ। चंद्रसेन को क्या कहते हैं? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक। चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी, मतलब महाराणा प्रताप का अग्रगामी कह दो या पथ प्रदर्शक माना जाता है। तो आपसे पूछ ले महाराणा प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक कौन है, तो वो है चंद्रसेन। राव चंद्रसेन ऐसा अंतिम शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसा एकमात्र शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। राव चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ की जो गद्दी है उसके भाई मोटा राजा उदय सिंह का अधिकार हो गया और 1583 जोधपुर का राज्य 3 वर्ष 1581 से लेकर 1583 तक 1583 तक खालसा रहा। मतलब अकबर ने इस पे एक हिसाब से राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं। तो ये था मोटा। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ेंगे रायसिंह मुगल सेवा, रायसिंह और मुगल सेवा। तो हमने अकबर के बारे, वो महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ लिया, राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं महाराजा रायसिंह और मुगल सेवा। सबसे पहले जो बीकानेर के जो शासक थे राव कल्याणमल, इनके बारे में देखते हैं। 1544 से 1574 तक इनका शासनकाल रहता है। इसमें देखते हैं राव मालदेव की पराजय के बाद सन 1544 में राव कल्याणमल जो है बीकानेर का शासक बनता है। मालदेव की पराजय के बाद में बीकानेर का शासक कौन बनता है? 1544 में कल्याणमल बीकानेर का शासक बनता है। वह बीकानेर का पहला शासक था जिसने 1570 में नागौर दरबार को अकबर के दरबार में उपस्थित होकर अपनी अधीनता स्वीकार की और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्या कहना चाह रहा है? वह बीकानेर का पहला शासक था जिसने 1570 में खुद ही नागौर दरबार को अकबर के दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की तथा मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कौन था? कल्याणमल। इसके बाद में कल्याणमल के छोटा जो पुत्र था पृथ्वीराज को अकबर ने गागरोन की जागीर प्रदान की। कल्याणमल का जो छोटा बेटा था ना पृथ्वीराज राठौड़, उसको अकबर ने गागरोन की जागीर प्रदान की। पृथ्वीराज द्वारा देखो एक बुक लिखी है वेली कृष्ण रुक्मणी नामक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ की रचना की गई। उत्तर मारवाड़ी और डिंगल भाषा। महाकवि दुर्सा आडा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां प्राण कहा है। जो पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ये ग्रंथ लिखा है, ये किस भाषा में? डिंगल में, उत्तरी मारवाड़ी। तो कवि दुर्सा आडा ने इसके बारे में क्या लिखा है? ये 5वां तो वेद है और 19वां पुराण है। महाकवि दुर्सा आडा ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? दुर्सा आडा ने विरुद्ध छतहरी, कृतार बामनो। देखो वेली किशन रुक्मणी तो इसका लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। और कवि दुर्सा आडा ने कौन से लिखे? विरुद्ध छतहरी, कृतार बामनी नामक पुस्तकों की रचना की है। इसके बाद में अपन बात करते हैं रायसिंह। देखो रायसिंह का जो शासनकाल है वो 3 चरणों में होता है। 1570 से 1574, वही मानसिंह टाइप का ना। 1574 से 1605 और 1605 से 1612। ये 2 जो काल होते हैं ये अकबर काल में होते हैं और 1605 से 1612 ये जहांगीर का काल होता है। तो देखो देखते हैं क्या कहता है। रायसिंह का जो जन्म है 20 जुलाई 1541 को हुआ। रायसिंह का जन्म कब हुआ? 20 जुलाई 1541 को हुआ। रायसिंह ने
मुगलों की अच्छी सेवा की, अतः इन्हें मारवाड़ का प्रशासक नियुक्त किया। मारवाड़ का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? राय सिंह के। अकबर ने राय सिंह को 1572 ईस्वी में जोधपुर दिया। 1572 में जब बीच में खालसा भूमि थी ना 71 से 73 तक, तो उस समय जोधपुर का प्रशासक राय सिंह ही था। गुजरात के मिर्जा बंधुओं के दमन के लिए 1573 में शाही सेना में राय सिंह भी थे। कवि क्या कहना चाह रहा है कि गुजरात के मिर्जा बंधुओं के दमन के लिए 1573 में शाही सेना में राय सिंह भी थे, मतलब राय सिंह भी उस शाही सेना में थे। 2 सितंबर 1573 को हुसैन मिर्जा को पराजित कर दिया गया। देखो, गुजरात में जो मिर्जा बंधुओं के दमन के लिए 1573 में जो शाही सेना भेजी गई थी उसमें राय सिंह भी थे, और 2 सितंबर 1573 को हुसैन मिर्जा को क्या कर दिया गया? पराजित कर दिया गया। द्वितीय चरण की बात करते हैं। द्वितीय चरण की बात होती है 1574 से लेकर 1605 तक। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ और राय सिंह द्वारा किसकी उपाधि धारण की? महाराजा की पदवी धारण की गई। 1574 में राज्याभिषेक हुआ और महाराजा की पदवी धारण की गई। 1574 में ही चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान में नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? राय सिंह को। और सिवाना के दुर्ग को जीतने में असफल रहे। सिवाना के दुर्ग को जीतने में असफल रहे राय सिंह। देखो नेक्स्ट देखते हैं 1577 ईस्वी में सिरोही के देवड़ा सुल्तान अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने पर राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। जो देवड़ा जो सुल्तान थे, सिरोही का शासक था 1577 में, यह अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार कर रहा था, तो इसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए राय सिंह ने सिरोही पे क्या कर दिया? अधिकार। मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को सिरोही दे दी। मेवाड़ से जो नाराज होकर आए थे देवड़ा जो जगमाल, उसको सिरोही दे दी देवड़ा सुल्तान से चलकर। देवड़ा सुल्तान मुगलों के मध्य 1583 में दत्तानी नामक स्थान हुआ। देवड़ा सुल्तान और मुगलों के मध्य 1583 में क्या हुआ? दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दत्तानी के युद्ध में जगमाल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो गई। दत्तानी के युद्ध में क्या हो गई? जगमाल की मृत्यु हो गई। इसके बाद में बात करते हैं कंधार विद्रोह। किसकी बात करते हैं? कंधार विद्रोह। कंधार विद्रोह को दबाने के लिए खान खाना द्वारा बादशाह से सहायता मांगी, तो 1591 में राय सिंह को उसकी सहायता के लिए भेजा गया। ध्यान से समझेंगे दोबारा। कंधार का जो विद्रोह हुआ, कंधार के विद्रोह को दबाने के लिए खान खाना बादशाह से इससे सहायता मांगी, तो 1591 में राय सिंह को इसकी सहायता के लिए भेजा गया। तो राय सिंह के बारे में तृतीय चरण की अपन बात करते हैं। अब तृतीय चरण जो था 1605 से 1612 तक जहांगीर का काल था। इस समय जहांगीर द्वारा 1605 में मुगल सम्राट बना, तो उसने राय सिंह को 5000 जात और सवार प्रदान किए। खुसरो के विद्रोह के समय आगरा की सुरक्षा राय सिंह के हाथों में ही सौंपी गई। 1612 में दक्षिण भारत में इनकी मृत्यु हो गई। राय सिंह की 1612 में दक्षिण भारत में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे क्या कहता है। 1594 में राय सिंह द्वारा बीकानेर के एक सुदृढ़ किले जूनागढ़ का निर्माण कराया गया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं राय सिंह की। बाकी इसने अधीनता ही स्वीकार की है। किसकी देखरेख में? करमचंद्र की देखरेख में बीकानेर का जो सुदृढ़ जो किला है जूनागढ़, इसका निर्माण कराया राय सिंह ने 1594। तो 1594 में राय सिंह द्वारा बीकानेर का जो सुदृढ़ जो किला है जूनागढ़, इसका निर्माण कराया गया। किसकी देखरेख में? करमचंद की देखरेख में। राय सिंह द्वारा एक प्रशस्ति लिखाई गई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति का मतलब होता है उपलब्धियों का वर्णन करना। इसके बाद में
करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम में महाराजा राय सिंह है उसको राजेंद्र कहा गया है। देखो ये काफ़ी अच्छी है। करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम में महाराजा राय सिंह है उसको क्या कहा गया है? राजेंद्र कहा गया है। करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य में महाराजा जो राय सिंह है उसको क्या कहा गया है? राजेंद्र कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का कर्ण कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या कहा है? राजपूताने का कर्ण कहा गया है। जबकि करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य में महाराजा जो राय सिंह है उसको क्या कहा गया है? राजेंद्र कहा गया है। इसके बाद में राय सिंह विद्या अनुरागी, विद्वान व संस्कृत के ज्ञाता थे। विद्या के अनुरागी थे मतलब पढ़ने लिखने में खूब रुचि थी, विद्वान भी थे, संस्कृत के ज्ञाता थे। इन्होंने राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रतनमाला, बाल बोधिनी और बंधक वंशावली लिखी। देखो क्या क्या लिखा राय सिंह के बारे में। सबसे पहले इन्होंने लिखा राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रतनमाला, बाल बोधिनी और वैदक वंशावली। इन सब की रचना की किसने की? राय सिंह ने की। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया राय सिंह का। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब देखो इसी क्रम में हम मेवाड़ के दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, हमने बाद वाले टॉपिक पहले पढ़ लिए, बाकी बात एक ही हमको सारे पढ़ने थे। दिल्ली सल्तनत अपन ने मुगल वाले पढ़ लिए पहले, है ना। दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के क्या संबंध थे इनकी एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले दिल्ली जो सल्तनत है उस समय की बात करते हैं जब गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का जो शासक संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद में आराम शाह शासक बनता है, उसके बाद में इल्तुतमिश बनता है। इसी के क्रम में इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन के बाद में रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, उसके बाद मसूद शाह, उसके बाद में नसरुद्दीन मोहम्मद और उसके बाद में बलबन, उसके बाद में कैकुबाद और लास्ट में बनता है क्यूमर्स। ये शासक बनते हैं दिल्ली के। उस समय मेवाड़ की क्या स्थिति है? रावल जैत्र सिंह 1213 से 1252 तक शासक रहता है। रावल तेजा 1252 से 1267, रावल समर सिंह 1267 से 1801। और रावल समर सिंह जो थे इसके दो बेटे थे, एक तो रावल रतन सिंह जिसकी 1302 से 1303 तक शासनकाल रहता है, और दूसरा है कुंभकर्ण जो गुहिल वंश की नेपाल में जिसने नींव रखी। इसके बाद में बात करते हैं मेवाड़ पर या चित्तौड़ पर जो आक्रमण होता है सबसे पहले 1227 में, जिसका नाम है भूताला की लड़ाई, भूताला का युद्ध या भूताला की लड़ाई 1227। किस किस के बीच में? रावल जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। रावल जैत्र सिंह 1200, देखो इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी, 1227 भूताला की लड़ाई, रावल जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। इसमें क्या होता है? इल्तुतमिश जो है पराजित हुए। इसकी जो जानकारी है हमें हमीर मदमर्दन, देखो आप हमीर नाम देखकर इसको ये मत समझ लेना ये हमीर देव चौहान के बारे में ग्रंथ है। इसकी जो जानकारी हमें इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच जो युद्ध हुआ भूताला का, इसकी जो जानकारी है हमीर मदमर्दन नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। इसका जो लेखक था वो था जय सिंह सूरी। इसका लेखक कौन था? जय सिंह सूरी। इस युद्ध के दौरान इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट कर दिया। इस युद्ध के दौरान क्या हुआ? इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट कर दिया और रावल जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। रावल जैत्र सिंह ने क्या बनाया? चित्तौड़ को क्या बनाया? राजधानी बनाया। इसके बाद में देखते हैं रुकनुद्दीन का 1248 का आक्रमण। रुकनुद्दीन ने 1248 में आक्रमण किया, नसीरुद्दीन का 1248 में आक्रमण किया। नसीरुद्दीन महमूद वर्सेस रावल जैत्र सिंह, जिसमें आक्रमण क्या रहा? असफल रहा। इसके बाद में रावल तेज सिंह ने किसकी उपाधि धारण की? परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, रावल तेज सिंह ने। इसके बाद में बलबन का आक्रमण होता है, तेज सिंह ने उसको क्या कर दिया? विफल कर दिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं खिलजी की क्रांति। खिलजी क्रांति मतलब
खिलजी क्रांति जिसे जो 1290 से स्टार्ट हुई। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी ने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था ना, क्यूमर्स, वो गद्दी से हटाकर दिल्ली सल्तनत पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और खिलजी जो वंश है इसकी नींव रखी। यहीं से खिलजी क्रांति की क्या होती है? शुरुआत होती है। यहीं से क्या होती है? खिलजी क्रांति की शुरुआत होती है। अलाउद्दीन खिलजी व रावल समर सिंह। अब आगे अपन चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और रावल समर सिंह। 1299 की एक घटना है। अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान चल रहा होता है। जैसे पलस पोलियो अभियान होता है वैसे गुजरात अभियान था इनका। वो पलस पोलियो अभियान अलग है। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान चित्तौड़गढ़ में रावल सामंत सिंह द्वारा दंड वसूल और अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। मतलब चित्तौड़गढ़ में रावल सामंत सिंह द्वारा क्या किया गया? दंड वसूल किया गया। किससे? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। इसकी जानकारी अपने को कहाँ मिलती है? जिन प्रभु सूरी के तीर्थकल्प नामक ग्रंथ से। जिन प्रभु सूरी के तीर्थकल्प नामक जो ग्रंथ है इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूल कर रहा है। कौन कर रहा है? रावल सामंत सिंह। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य संघर्ष की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण कब करता है? 1203 में चित्तौड़ पर आक्रमण। कारण क्या था? वैसे माने तो चित्तौड़गढ़ की भौगोलिक और सामरिक जो स्थिति है वो पहला कारण था। दिल्ली गुजरात मार्ग पर चित्तौड़ का होना। दूसरा कारण क्या था? जो सबका होता है, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी व महत्वाकांक्षी शासक होना। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी था और महत्वाकांक्षी शासक था। तीसरा जो कारण जो मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है वो है पद्मावत। उसमें रानी जो पद्मिनी को प्राप्त करने इसका कारण बताया गया कि भाई तो रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया है। बात समझ में आई? हाँ। इसके बाद में घटनाक्रम क्या चलता है? घटनाक्रम सबसे पहले बात करते हैं 28 जून 1303 की। 28 जून 1303 को अलाउद्दीन का क्या होता है? चित्तौड़गढ़ की तरफ क्या होता है? प्रस्थान होता है। प्लस उसके साथ में कौन है? अमीर खुसरो है। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? खजाइन उल फतूह है या तारीख ए इलाही। अलाउद्दीन खिलजी की पुस्तक का नाम क्या है? खजाइन उल फतूह है या तारीख ए इलाही। 8 माह तक क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर घेराबंदी रही। रावल रतन सिंह, गोरा बादल, लक्ष्मण सिंह और 7 पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए। लक्ष्मण सिंह और उसके 7 पुत्र क्या हो गए? वीरगति को प्राप्त हो गए। रावल रतन सिंह, गोरा बादल, लक्ष्मण सिंह और उसके 7 पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए। और जौहर में रानी जो पद्मिनी है 1600 अन्य स्त्रियों के साथ इसने क्या किया? जौहर किया। 25 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 25 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बाद में 26 अगस्त 1303 में क्या होता है? दुर्ग में सामूहिक 26 अगस्त 1303 को दुर्ग में सामूहिक नरसंहार होता है जिसमें 30,000 किसानों की हत्या कर दी जाती है। 30,000 किसानों की हत्या, देखो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे अलाउद्दीन के द्वारा हत्याएं की जाती हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर इसने नाम रख दिया खिजराबाद। क्या नाम रख दिया? खिजराबाद। इसके बाद में खिज्र खां ने गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण कराया। वो तो कोई भी बनवा सकता है, खिज्र खां ही क्या बनवा सकता है। 1313 में खिज्र खां का चित्तौड़ से क्या हो जाता है? पलायन हो जाता है। लेकिन खिज्र खां जाते समय मूछाला जो मालदेव है चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया उसने, बोले तू संभाल अब इसको ना। अब देखो मूछाला मालदेव है ना,
इसके दो बेटे थे, एक तो जैसा था और एक पनवीर था। जैसा का उल्लेख किस में मिलता है? ओजा के अनुसार बताता है कि एक जैसा था। बनवीर का उल्लेख जो रणकपुर अभिलेख में मिलता है। इसके बाद में बनता है शासक हम्मीर सिंह। देखो 1326 में चित्तौड़गढ़ में सिसोदिया राजवंश की जिसने स्थापना की उसका नाम है हम्मीर सिंह। क्या नाम है? हम्मीर सिंह। हम्मीर सिंह को भामाशाह की तरह मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हम्मीर सिंह को भामाशाह की तरह क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। अब एक युद्ध होता है सिंगोली का युद्ध। ये सिंगोली कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है। किस किस के बीच में होता है? हम्मीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। हम्मीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में ये युद्ध होता है। तो इसमें क्या होता है? मोहम्मद बिन तुगलक क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। और 1310 का फारसी अभिलेख, इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है इस लेख में? क्योंकि फारसी लेख है तो देखो सारी अलाउद्दीन की पढ़ाई करेगा। अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया। वाह वाह बेटे वाह वाह। अलाउद्दीन जिसने 30,000 किसानों की हत्या कर दी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, वो ईश्वर की छाया कैसे हो सकता है? संसार का रक्षक कैसे हो सकता है? अलाउद्दीन की सिकंदर ए सानी की उपाधि का उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है? 1310 के फारसी लेख में, सिकंदर ए सानी। अब एक पद्मिनी की एक कथा है, उस कथा के समर्थक कौन कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। दोनों शर्मा जो हैं इसके समर्थक हैं। इसके विरोध में कौन है? वो है के.एस. लाल। बोलेंगे तो कहानी सही नहीं है। ओझा और बनारसी प्रसाद। के.एस. लाल, ओझा और बनारसी प्रसाद जो इतिहासकार हैं वो इसके समर्थन में नहीं, लेकिन दोनों शर्मा है ना, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा इसके पक्ष में। देखो वो स्टोरी क्या है? पद्मावत ग्रंथ का नाम है, लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। विश्वास क्यों नहीं करते कि क्यों ये जो ग्रंथ लिखा है ये 1540 से 1542 जी। इसमें क्या बताया गया है कि सिंगल देश जो वर्तमान में श्रीलंका है वहां का राजा था गंधर्व सेन, और उसकी जो पत्नी, उनकी पुत्री थी पद्मिनी। कौन थी? पुत्री। और इसके जो पति थे रावल रतन सिंह। एक तोते का वर्णन है हीरामन तोता, और हीरामन जो तोते हैं ना, जो गागरोन का जो किला है वहाँ पे अधिकांश मिलते हैं। और इसका जो उल्लेख है कि हीरामन तोता वहाँ पे मिलता है, डॉक्टर सलीम अली ने एक बुक लिखी है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स में बताया गया कि हीरामन जो तोता है ना वो गागरोन के किले में मिलता है। इसके बाद में राघव चेतन नामक एक तांत्रिक का उल्लेख मिलता है। और ये जो मलिक मोहम्मद जायसी है ना, इसमें कुछ रूपकों का उल्लेख है, जिसमें चित्तौड़ को शरीर कहा गया है, रतन सिंह को मन कहा है, पद्मिनी को बुद्धि का रूप दिया गया है, हीरामन गुरु है, अलाउद्दीन खिलजी माया है, और राघव चेतन को शैतान की संज्ञा दी गई है। नागमती और पद्मिनी सती हो गई और इसका उल्लेख मिलता है। मतलब नागमती और पद्मिनी दोनों सती हो गई, इस चीज का उल्लेख मिलता है। तो देखो इसमें जो गुलाम वंश है इसके साथ इतना ही संबंध है, उसके आगे के और वीडियो अपन देखते हैं। हाँ, अब देखो रणथंभौर के चौहानों की अपन बात करते हैं। रणथंभौर के चौहान, अब देखो रणथंभौर के चौहानों में सबसे पहले रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक था गोविंदराज। गोविंदराज के बाद में वल्हण के बाद में प्रहलाद के बाद में वीर नारायण के बाद में वाघभट, और उसके बाद में जयसीमा, और सबके लास्ट में हमीर देव चौहान, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, शासक बनते हैं। गोविंदराज से शुरुआत होती है, कहने का मतलब शासकों का क्रम भले ही आप याद रख सकते हैं। गोविंदराज के बाद वालण के बाद में प्रहलाद के बाद वीर नारायण के बाद में वाघभट के बाद जयसिम्हा। और हमीर देव चौहान की हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिसको 1282 से 1301 अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहले रणथंभौर पे आक्रमण होता है 1301 में। हमीर देव चौहान शासक का नाम है, शासनकाल है 1282 से 1301।
हमीर देव ने एक दिग्विजय की नीति चलाई जो अश्वमेध टाइप का था। उत्तर पश्चिम के राजपूत राज्यों को क्या किया, पराजित किया। उत्तर और पश्चिम में जितने भी राजपूत राज्य हैं सबको पराजित किया। भीमरस के अर्जुन को पराजित कर मांडलगढ़ से कर वसूला। मतलब भीमरस के अर्जुन को इसने पराजित किया और मांडलगढ़ से भी क्या लिया, कर वसूला। परमार जो भोज है उसको भी इसने पराजित किया। इसके बाद में बात करते हैं 1288 में इसने क्या किया, कोटि जन यज्ञ किया, जिसके जो पुरोहित थे वो विश्वरूप थे। कौन थे पुरोहित? विश्वरूप। कोटि, जो हमीर देव चौहान ने पूछ लिया आपसे कोटि जन यज्ञ किया, उसके पुरोहित कौन थे, तो आप कहोगे विश्वरूप। इसके बाद में खिलजियों के साथ इसका संघर्ष हुआ और रणथंबोर जो दुर्ग है की जो कुंजी है वो है झाइन। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी क्या है, झाइन का दुर्ग। अब देखो पूरा घटनाक्रम एक एक करके देखते हैं। दिल्ली जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296। झाइन दुर्ग पे क्या करता है, आक्रमण करता है। ये क्या है, रणथंबोर दुर्ग की क्या है, कुंजी है। और इस समय जो दुर्ग रक्षक है गुरदास सैनी वीरगति को प्राप्त होते हैं। जब 1290 में जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है तो दुर्ग के जो रक्षक है गुरदास सैनी, इनकी क्या हो जाती है, वीरगति को प्राप्त होते हैं। झाइन के बाद में इनका जो अगला आक्रमण होता है रणथंबोर दुर्ग पे, इसने आक्रमण किया लेकिन इसको सफलता नहीं मिली। तो जलालुद्दीन ने क्या कहा, देखो मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता हूं। देखो कहते ना कि नमक अंगूर खट्टे, मतलब जब रणथंबोर दुर्ग, झाइन को तो जीत लिया जलालुद्दीन ने 1290 में, लेकिन रणथंबोर को नहीं जीत पाया। इसलिए उसने क्या किया, मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, मैं कुछ नहीं समझता रणथंबोर को। तो देखो इसके जो स्रोत है ना कि जो जलालुद्दीन खिलजी की जो सैन्य असफलता है ना, इसका पता कहाँ से चलता है। बरनी की तारीख ए फिरोज शाही, बरनी की तारीख ए फिरोज शाही और अमीर खुसरो की मिफ्ता उल फतू है। बरनी की तारीख ए फिरोज शाही, अमीर खुसरो की मिफ्ता उल फतू से जानकारी मिलती है कि जलालुद्दीन ने वहाँ पे दांत खट्टे कराए। इसके बाद में अब शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी AK। 1296 से 1316 तक ये शासक रहता है। इसने सबसे पहले चलाया रणथंबोर अभियान के कारण। मतलब इसने रणथंबोर पे आक्रमण क्यों किया, सबसे पहला कारण है अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय के विद्रोही थे कुछ, जो सेना में रह के मतलब विद्रोह किया। उसमें पहला नाम था मोहम्मद शाह और दूसरा है कोहिब्रू। इसको क्या कर दिया, हमीर देव ने शरण दे दी। इससे क्या हो गया, अलाउद्दीन नाराज हो गया। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था, दूसरा कारण ये बताया। तीसरा कारण बरनी के अनुसार हमीर द्वारा राज कर देना बंद कर दिया, मतलब टैक्स देना बंद कर दिया, राज कर देना। इससे भी अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया। चौथा कारण है मोहम्मद शाह को हमीर ने जागना की जागीर प्रदान की। मोहम्मद शाह को हमीर ने किसकी जागनी प्रदान की, जागना की जागीर प्रदान की। अब देखो इसका घटनाक्रम कैसे चलता है, इसकी अपन बात करते हैं। घटनाक्रम 1299। उलूग खां, नुसरत खां, आलब खां ने क्या किया, जो अलाउद्दीन के हैं, झाइन दुर्ग पर आक्रमण किया और झाइन पे क्या कर दिया। ये सेनापति हैं अलाउद्दीन के, उलूग खां, नुसरत खां, आलब खां। उलूग खां, नुसरत खां, आलब खां, ये क्या है, सेनापति हैं अलाउद्दीन के। झाइन पर अधिकार कर लिया। हमीर देव मुनि व्रत में व्यस्त था अमीर देव। हमीर द्वारा भीम सिंह और धर्म सिंह को सैन्य अभियान में भेजा गया। भीम सिंह और धर्म सिंह को सैन्य अभियान में भेजा जाता है, खुद मौन व्रत में था। सफलता अर्जित करने के पश्चात खिलजी सेना का पीछे हटना,
मतलब सफलता अर्जित करने के पश्चात भी खिलजी सेना का पीछे हटना आलप खां द्वारा आलप खां द्वारा घात या पीछे से आक्रमण करना, जिसमें भीम सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और धर्म सिंह को सेना नायक नियुक्त किया गया। अब देखो सैन्य अभियान कुछ इस प्रकार से है। उलूग खां नुसरत खां के नेतृत्व में, नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नेतृत्व किया जाता है। इनके साथ अमीर खुसरो भी आए थे। रणमल व रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ओर मिला लिया। जो हमीरदेव के सैनिक थे इनको मिला लिया, जिससे क्या होता है इन्होंने सारा भेद दे दिया। सुरजन शाह नामक अधिकारी भी अलाउद्दीन से मिल जाता है। मतलब हमीरदेव चौहान का सुरजन शाह नामक एक अधिकारी है, वो भी अलाउद्दीन से मिल जाता है। उससे क्या होता है, 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। हमीरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए और रानी जो रंग देवी द्वारा जोहर किया गया। रानी रंग देवी द्वारा क्या किया गया, जोहर किया गया। राजस्थान का ये पहला शाखा था जिसमें जल जोहर किया गया। जल में कूद के मतलब समाधि ली गई रानी रंग देवी के द्वारा। उलूग खां को रणथंबोर का क्या किया गया, नुसरत खां मारा जा चुका, उलूग खां को रणथंबोर का प्रशासक नियुक्त किया गया। देखो अभी यहाँ पे आया था उलूग खां। हाँ, नुसरत खां की मृत्यु हो गई, उलूग खां को यहाँ पे प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अमीर खुसरो ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है खजाइन उल फतूह है या तारीख ए इलाही में अलाउद्दीन खिलजी की इस जीत पर यह कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो हमीर देव चौहान की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, जिसमें 32 खंभों की छतरी है जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। हमीर देव ने अपने पिता के शासनकाल के 32 वर्षों के शासनकाल के उपलक्ष्य में बनाई थी 32 खंभों की छतरी। इसके बाद में हमीर महल और हमीर कचहरी, ये इसकी सांस्कृतिक उपलब्धि है। कुछ पुस्तक है श्रृंगार हार नामक पुस्तक हमीर देव द्वारा लिखी गई है। हमीर देव द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है, श्रृंगार हार। बीजा दिव्य नामक कवि द्वारा इनके दरबार में निवास करता था। बीजा दिव्य, इनके दरबारी जो कवि था उसका नाम क्या था, बीजा दिव्य। और हमीरदेव जो चौहान थे इनके गुरु कौन थे, राघव देव। हमीरदेव चौहान के गुरु कौन थे, राघव देव, हमीरदेव के गुरु। तो इसके बाद में हमीरदेव से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जो अक्सर कंफ्यूज करती है। हमीर बंधन, पहली पुस्तक का नाम है हमीर बंधन, लेखक है अमृत कैलाश। हमीर बंधन अमृत कैलाश। हमीर हठ चंद्रशेखर, हट कर लेता है चंद्रमा की, हट कर लेता है चंद्रमा की। इस हिसाब से ट्रिक बना के आप सेट कर सकते हैं। हमीर महाकाव्य, काव्य में है ये मतलब नयन। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की, नयन चंद्र सूरी ने। इसके बाद में हमीर रछाड़ा, हमीर रछाड़ा, राछाड़ा, रा से राजरूपक, तो हमीर राछाड़ा के लेखक कौन है, राजरूपक। हमीर रायण, रायण, तो इसमें भी देखो अण आ रहा है, भाउंड व्यास। हमीर रायण की रचना किसने की, भाउंड व्यास ने। हमीर रासो, तो इसके 3 लेखक हैं। हमीर रासो जोधराज ने भी लिखी है, महेश ने भी रखी है और सारंगधर ने भी लिखी है। तो हमीर रासो सेम नाम से एक ग्रंथ है, सेम एक ही नाम के 3 ग्रंथ हैं जिनके अलग अलग लेखक हैं, जोधराज, महेश, सारंगधर। तो देखो एक बार हमीर की जो पुस्तकें हैं एक बार लिख लेते हैं। हमीर बंधन अमृत कैलाश, जो बंधन होता है ना वो अमृत का होता है। हमीर हठ, आदमी चंद्रमा का हट कर ले, हमीर हठ चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य, महाकाव्य में क्या आ रहा है, ये आ रहा, तो नयन चंद्र सूरी। हमीर राछाड़ा, राछाड़ा रा मतलब राजरूपक, तो राजरूपक। हमीर रायण, भाउंड व्यास, अणय भाउंड। हमीर रासो, जोधराज, महेश और सारंगधर।
हमीर रासों के लेखक कौन है? जोधराज, महेश और सारंगधर। तो ये सब हैं। तो हमीर रणथंभौर के चौहान हो गए। अब हम बातें करते हैं जालोर के चौहानों की। जालोर के चौहान, नेक्स्ट क्या है? जालोर के चौहान। तो सबसे पहले जालोर के बारे में पढ़ते हैं। जालोर, इसका जो प्राचीन नाम था वो था जबालीपुर। जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जबालीपुर। और यहाँ पे कनकांचन पर्वत है, कनकांचन पर्वत है, जिस पे एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है सुवर्णगिरी या सोनगढ़। जिसका नाम क्या है? सुवर्णगिरी या सोनगढ़। और यहाँ पे शासन किनका था? सोनगरा चौहानों का। जैसे सोनगढ़ के नाम या सुवर्णगिरी के नाम से नाम पड़ गया। जालोर प्राचीन नाम था जबालीपुर। और यहाँ पे शासन किनका था? यहाँ पे एक पहाड़ है जिसका नाम है कनकांचन पर्वत। और यहाँ पे जो दुर्ग बना है उसका नाम है सुवर्णगिरी या सोनगढ़। देखो, जालोर के जो चौहान वंश है उसका जो संस्थापक था वो था कीर्तिपाल चौहान। कीतू 1181 में इसने चौहान वंश की नींव रखी। जालोर को परमारों से प्राप्त किया। मतलब कीर्तिपाल जो चौहान है उसने परमारों से जालोर को प्राप्त किया। अब देखो इसका वंश क्रम देख लेते हैं एक बार, है ना। सबसे पहले कीर्तिपाल, कीर्तिपाल के बाद में समर सिंह, समर सिंह के बाद उदय सिंह, उदय सिंह के बाद चाचिंग देव, उसके बाद सामंत सिंह और लास्ट में आता है कानड़ देव चौहान। क्या आता है? कानड़ देव। कीर्तिपाल संस्थापक है। कीर्तिपाल के बाद समर सिंह, समर सिंह के बाद उदय सिंह, उदय सिंह के बाद चाचिक देव, चाचिक देव के बाद सामंत सिंह और अंत में आता है कानड़ देव चौहान, जिसका शासनकाल 1305 से लेकर 1312 तक रहता है। 1305 से लेकर 1312 तक। सबसे पहले है समर सिंह। गुजरात के चालुक्य, अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह गुजरात के भीम सिंह सेकंड के साथ संबंध, गुजरात के चालुक्यों के साथ अच्छा इसको थोड़ा गलत पढ़ लिया। देखो, समर सिंह गुजरात के जो चालुक्य हैं उनके साथ इनके संबंध कैसे थे? अपनी पुत्री लीला का विवाह गुजरात के भीम सिंह सेकंड से कर मैत्रीपूर्ण संबंधों की क्या की स्थापना की। समर सिंह ने क्या किया? अपनी जो पुत्री है लीला देवी, इसका विवाह भीम सिंह सेकंड से कर दिया और गुजरात के साथ क्या की? मैत्रीपूर्ण संबंध मतलब मधुर संबंधों की स्थापना की। इसके बाद में शासक बनता है उदय सिंह 1205 से 1257 तक, लगभग 52 साल। उदय सिंह के समय 1228 में इल्तुतमिश का जालोर पर क्या होता है? आक्रमण होता है। उदय सिंह प्लस इल्तुतमिश के मध्य संधि स्थापित हो जाती है और 1254 में नसरुद्दीन मोहम्मद का आक्रमण होता है फिर से, लेकिन उसे उदय सिंह क्या कर देता है? विफल कर देता है। इसके आगे देखते हैं सामंत सिंह के बारे में। सामंत सिंह, जलालुद्दीन का जालोर पर आक्रमण होता है। बघेल राजा सारंगदेव की मदद से इसने जलालुद्दीन का जो आक्रमण है उसको विफल कर दिया। इसके बाद में 1305 से लेकर 1312 तक अलाउद्दीन कानड़ देव चौहान जालोर का शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष कैसे रहता है? कानड़ देव जो चौहान है उसका अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष होता है, तो उसके क्या क्या कारण हैं उनको अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जाति सेना को मार्ग न देना तथा लौटती हुई सेना को लूटा जाना, ये पहला कारण था जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। भगवान सोमनाथ के प्रत्येक टुकड़े पर एक शिव मंदिर का निर्माण कानड़ देव ने करवाया। दूसरा कारण, भगवान जो सोमनाथ को जो मंदिर है जिसको लूटा गया, उसके प्रत्येक टुकड़े पर एक शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? कानड़ देव ने करवाया। फरिश्ता ने उल्लेख किया है, फरिश्ता ने क्या उल्लेख किया है कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के मालवा अभियान में एन उल मुल्क मुल्तानी, नाम देखो, फरिश्ता ने उल्लेख किया है कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के मालवा अभियान में एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में किया
और कानड़ देव को अधीनता स्वीकार करने हेतु तैयार किया। बिल्कुल नहीं समझ में आया। फरिश्ता ने उल्लेख किया कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मालवा अभियान में ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में किया। मालवा अभियान किया कहने का मतलब, और कानड़ देव को अधीनता स्वीकार करने हेतु तैयार किया। लेकिन क्या होता है, 1305 से लेकर 1308 तक कानड़ देव एक कर्द शासक के रूप में, वीरमदेव दिल्ली सल्तनत में अपनी सेवा देते हैं और फिरोजा राजकुमारी होती है। मतलब ऐन उन, देखो इस चीज़ को फरिश्ता ने उल्लेख किया है। क्या उल्लेख किया कि 1305 में अलाउद्दीन जो खिलजी है कि मालवा अभियान में ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में कानड़ देव ने जो अलाउद्दीन खिलजी की जो है अधीनता स्वीकार कर ली। तो 1305 से 1308 इस कालक्रम में क्या होता है, कानड़ देव एक कर्द शासक के रूप में, कुर्द शासक या कर्द शासक मतलब जो कुर्दों के अधीन रहता है, कुर्द शासक के रूप में रहता है। तो इसका जो वीरमदेव जो है दिल्ली सल्तनत में अपनी सेवाएं देता है, और अलाउद्दीन की जो लड़की होती है फिरोजा, हाँ अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवादी तथा महत्वाकांक्षी शासक होना, ये दूसरा कारण है, तीसरा कारण है आक्रमण का। और सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। थोड़ा इसमें सिस्टमेटिक नहीं नोट्सों में, तो इस चीज़ को देखो दोबारा से अपन रिवाइज करते हैं। तो देखो अपन यहाँ पे ये पढ़ रहे थे, हाँ कानड़ देव चौहान 1305 से 1312 तक मतलब जालोर का शासक रहता है। अलाउद्दीन से संघर्ष के इसके क्या क्या कारण थे, सब कारण को एक एक करके देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात जाति सेना को मार्ग न देना और लौटती हुई सेना को लूटना, ये पहला कारण था। दूसरा है भगवान सोमनाथ के प्रत्येक टुकड़े पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया कानड़ देव ने, ये दूसरा कारण था। तीसरा था, फरिश्ता ने उल्लेख किया है कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के मालवा अभियान में ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में किया गया और कानड़ देव को अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया गया, ये दूसरा कारण था ना। और इसी दौरान क्या होता है, अब 1305 से 1308 कानड़ देव ने एक कर्द शासक के रूप में, मतलब जो अधीनता स्वीकार कर चुका है उसकी, अलाउद्दीन खिलजी की, और इसका बेटा होता है वीरमदेव जो दिल्ली सल्तनत में अपनी सेवाएं देता है। इसका प्रेम हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजी, जो अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री है फिरोजा, वो कानड़ देव चौहान के जो बेटा है वीरमदेव, इससे क्या करने लग जाती है, प्रेम करने लग जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवादी व महत्वाकांक्षी शासक होना। अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा कारण क्या था आक्रमण खान, कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसके बाद में सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। किसने उपाधि धारण की, अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी, हाँ सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अब घटनाक्रम कुछ इस हिसाब से चलता है। घटनाक्रम, सिवाना विजय 1308 सिवाना विजय। देखो अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस शीतल देव चौहान, सिवाना का प्रशासक होता है। और अलाउद्दीन जो खिलजी है ना, इसका सेनापति कौन होता है, कमलुद्दीन गुर्ग इसका सेनापति होता है। और देशद्रोही होते हैं जिसने सिवाना के दुर्ग का बावले ने, जो एक देशद्रोही था बावले, इसने क्या किया, भांडेलाब तालाब में गोरक्त मिला दिया। शीतलदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए, मतलब जैसे दोबारा से देखते हैं इस चीज़ को। सिवाना विजय 1308 में अलाउद्दीन खिलजी और शीतलदेव चौहान जो सिवाना का जो शासक था, प्रशासक था, उसके बीच में युद्ध होता है। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन होता है, कमलुद्दीन गुर्ग होता है सेनापति। इसमें क्या होता है, एक देशद्रोही होता है बावले, इसने क्या कर दिया, भांडेलाव तालाब में गोरक्त मिला दिया। इससे क्या होता है, जो शीतलदेव चौहान है उसको मजबूरन
युद्ध के लिए आना पड़ा। शीतलदेव चौहान है, इसमें वीरगति को प्राप्त हो गया, इसने केसरिया किया। और जौहर, इनकी जो रानी है मैणा दे, इन्होंने क्या किया, जो किया। ये सिवाना का साका कहलाता है। केसरिया किसने किया, शीतलदेव चौहान, और जौहर किसने किया, मैणा दे। अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना का प्रशासक नियुक्त किया। जो सेनापति था ना कमालुद्दीन गुर्ग, अलाउद्दीन ने उसी को क्या कर दिया, सिवाना का प्रशासक नियुक्त कर दिया। जालोर आक्रमण, जालोर विजय, जालोर आक्रमण या जालोर विजय 1311 से 1312। देखो देशद्रोही कौन था यहाँ पे, बीका। हाँ देखो इसमें क्या होता है, नायाब मलिक, ये अलाउद्दीन की तरफ से, और इधर कानड़देव। कानड़देव चौहान जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे जालोर जो आक्रमण है, इसमें जो देशद्रोही का जो काम करता है वो दहिया बीका नाम से व्यक्ति होता है। इसमें जालोर में जो जौहर है वो जैतल दे, जो कानड़देव चौहान की पत्नी है, द्वारा जौहर किया जाता है, और ये जालोर का साका कहलाया, ये जालोर का साका कहलाया। इसके बाद में देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, जालोर का जो नाम है बदल कर क्या कर दिया, जलालाबाद कर दिया, और यहाँ एक तोप खाना मस्जिद का निर्माण कराया। यहाँ पे एक तोप खाना मस्जिद, जिसे फिरोजा मस्जिद का निर्माण कराया। अब देखो कानड़देव प्रबंध, इसके जो लेखक हैं पद्मनाभ। अब याद कैसे करें, पद्मनाभ, कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ, प्रबंध पद्मनाभ, प्रबंध से पद्मनाभ, प्रबंध से पद्मनाभ, कानड़देव के जीवन से संबंधित स्रोत है। तो ये हमने कानड़देव चौहान को पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।